हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसको हम 5 सोर्स पढ़ेंगे, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रीटीज़, सेकंड है इंटरनेशनल कस्टम्स, थर्ड है इंटरनेशनल जुडिशियल डिसीजन, फोर्थ है अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट और फिफ्थ है डिफरेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को हम बहुत ही शॉर्ट में कवर करेंगे, ये चीज़ें इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले सोर्स की, फर्स्ट सोर्स की, जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो देखिए, अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या जो कन्वेंशन है उसके ऊपर मैं ट्रीटीज़ क्या होती है, कन्वेंशन क्या होते हैं, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इंटरनेशनल लॉ में, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होता है मतलब एक तरह से एग्रीमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होता है। एक दो कंट्री में होता है या ज़्यादा कंट्रियों में आपके एक दूसरे के बीच में होता है, तो उनको इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कहा जाता है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं। तो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। तो जो भी कंट्रीज़ इन ट्रीटीज़ का पार्ट होती हैं, जो भी स्टेट, देखिए स्टेट जो कहा जाएगा यहाँ पर, इसमें वो कंट्रीज़ के बारे में कहा जाएगा। तो जब भी मैं स्टेट्स कहूँ तो आप कंट्रीज़ समझ लीजिएगा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, उनके अंदर उनके बीच में जो भी ट्रीटीज़ होती हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, वो स्टेट्स सारे बाउंड होते हैं उन ट्रीटी एग्रीमेंट को। उन एग्रीमेंट में जो भी टर्म एंड कंडीशन या जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड वो एग्रीमेंट हुआ है, वो बाउंड होता है सभी स्टेट्स पर। और उनमें से एक इम्पोर्टेंट अगर ट्रीटी की बात करें, वो है यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो इस पर देखिए, हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको पूरा कवर करेंगे, इसके अंदर क्या क्या हुआ यूनाइटेड नेशन चार्टर में। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर जितने भी स्टेट्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था, तो वो वर्ल्ड के उन सभी स्टेट्स पर वो बाउंड होंगे, जितने भी जो राइट्स हैं मेंशन किए गए थे इस चार्टर के द्वारा, इस ट्रीटी के द्वारा। देखिए, अगर देखा जाए, सिर्फ जो यूनाइटेड नेशन चार्टर ही नहीं, जिन्हें पता नहीं कितनी अभी तक और अब भी हो रही हैं, कितनी ट्रीटीज़ हो रही हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, आज भी हो रही हैं, पहले भी हुई हैं। जैसे कुछ ट्रीटीज़ के बारे में अब जान लेते हैं। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, ये हुआ है, ये कन्वेंशन हुआ है। अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट हुआ है। अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स एंड पीपल राइट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो इन कन्वेंशन के, इन ट्रीटीज़ के जो भी स्टेट पार्ट होगा, वो उन पर सभी पर ये बाउंड होंगे, जो भी ह्यूमन राइट्स मेंशन किए जा रहे हैं, मेंशन किए गए हैं उस कन्वेंशन में या उस ट्रीटीज़ में। अब बात करते हैं दूसरे सोर्स की। दूसरा सोर्स है इंटरनेशनल कस्टम्स। अगर देखा जाए, एक स्टेट दूसरे स्टेट पर किसी न किसी तरह से डिपेंड करता है। कोई स्टेट किसी से कोई चीनी ले रहा है, किसी से कोई गेहूं ले रहा है, किसी से कोई ऑयल ले रहा है, तो एक ना एक दूसरे पर, सब पर डिपेंड करते हैं, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या और भी किसी डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। और ये चीज़, इस टाइप के जो कस्टम्स हैं या और भी जो दूसरे कस्टम्स हैं, वो एक बहुत ही लंबे टाइम पे रीति रिवाज में ये चला आ रहा है, शुरू से ही ये चीज़ चली आ रही है। इंटरनेशनल कस्टमर जो हैं, कस्टमर मतलब इंटरनेशनल कस्टम लॉ जो हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत पड़ी कि किसी तरह से, जैसे कि कुछ ह्यूमन राइट्स, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व की गई, ये चीज़ रीति रिवाज मतलब ये बनाए गए, ये लॉज बनाए गए कि आप स्लेवरी से रिलेटेड, कि अगर कोई भी मतलब कि एक कंट्री से ले जाकर दूसरी कंट्री में कोई बेचेगा नहीं लोगों को। पहले क्या होता था कि जो ह्यूमन बींग होते थे उनको गुलाम बना के बेचा जाता था, तो इस तरह का कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। इससे लॉ बनाए गए, इससे चीज़ से रिलेटेड। कोई किसी को मर्डर नहीं करेगा, कोई किसी से मतलब कि किसी को ऐसे किडनैप करना है वो नहीं होगा, या कोई भी किसी तरह का कोई टॉर्चर हुआ या क्रूअल्टी जो है या इनह्यूमन तरह का कोई भी ट्रीटमेंट जो है, या कोई भी ऐसा पनिशमेंट जो क्रूअल्टी टाइप का पनिशमेंट है, वो नहीं दिया जाएगा। बहुत लंबे टाइम तक आर्बिट्रेरी डिटेंशन नहीं होगा, मतलब कि मन मर्जी से किसी को कोई आया, कोई पर्सन दूसरी कंट्री में गया, स्टेट में गया, और उसको ज़बरदस्ती मतलब बिना बात उसको पकड़ लिया, उसने बॉर्डर पार कर दिया, सपोज करिए गलती से बॉर्डर पार कर दिया, अब उसको जो है जेल में डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए,
किसी भी हाफ पर भी कि भाई ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है कस्टमरी लॉज बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए थर्ड जो सोर्स है वो है इंटरनेशनल जुडिशियल डिसीजन। तो इंटरनेशनल जुडिशियल डिसीजन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी सारे ट्रीटीज़ हुई हैं, एग्रीमेंट हुए हैं। अब जो भी पार्टीज़ उनके मतलब कि जो भी स्टेट उनकी पार्टीज़ होंगी, तो अगर कोई भी पार्टी किसी तरह सा कोई वॉयलेट करती है, कोई वॉयलेशन करती है उन ट्रीटीज़ का, उन एग्रीमेंट्स का, तो उन पर जो इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडीज़ हैं वो उन पर जो है डिसीजन देंगी, अपना डिसीजन सुनाएंगी, अपना जजमेंट सुनाएंगी कि क्या है क्या नहीं। हालांकि अगर देखा जाए ये जो इंटरनेशनल जुडिशियल डिसीजन होते हैं ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होते, ये लिमिटेड होते हैं। मतलब कि सिर्फ खाली उन्हीं कंट्रीज़ पर ये बाइंडिंग होते हैं जो कंट्रीज़ उसका पार्ट हो, मतलब उस एग्रीमेंट का या फिर उस ट्रीटीज़ का या उस कन्वेंशन का पार्ट होंगी। तो वो या जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो इंटरनेशनल लॉ अपनी कंट्री में, सिर्फ उन्हीं पर जो है ये डिसीजन जो है अप्लाई होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, यूरोपियन कोर्ट है ऑफ ह्यूमन राइट, तो ये सिर्फ जो उस रिलीजन मतलब यूरोप रिलीजन में सिर्फ जो कंट्रीज़ हैं जो उसका पार्ट है यूरोपियन कन्वेंशन का, सिर्फ उन्हीं पर ये डिसाइड हो मतलब कि बाउंड होगा, उन्हीं पर ये अप्लाई होगा। अफ्रीका में या अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ये जो है बाउंडिंग नहीं होगा वो जुडिशियल डिसीजन जो है। अगर दोनों मतलब यूरोप में ही जो कोई कंट्रीज़ हैं जो कि पार्ट हैं इसका यूरोपियन कन्वेंशन का, अगर उनके अंदर कोई बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड, तो उस केस में जो भी यूरोपियन कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा, वो उन पर बाउंड होगा और उन पर अप्लाई होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए जो ट्रीटीज़ हैं और जो मैंने बताया कन्वेंशन, उसके अलावा भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल लेवल पर जो डिक्लेरेशन, रिसोल्यूशन या रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जाती है ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और हालांकि वो एक अलग चीज़ है कि जो रिकमेंडेशन है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी जा रही है ये किसी स्टेट्स पर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन दी जा रही है किसी स्टेट पर ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। पर फिर भी जो कंट्रीज़ होती हैं अगर उनको डेवलपमेंट के लिए या उसको चीज़ के लिए वो अडेप्ट करती हैं अपनी कंट्रीज़ के अंदर डोमेस्टिक लॉज में, अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेचर में वो इनको डालती हैं। देखिए इसका अगर एग्जाम्पल की तौर पे बात करें, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरे भी एग्जाम्पल हैं जो कि तेहरान कॉन्फ्रेंस है 1968 में हुई थी, वियना कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस है 1993 में हुई थी। तो ये सारे इसके एक एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशंस के जो डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस की जो सब्सिडरीज बॉडीज़ हैं उनके भी काफ़ी सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं, ह्यूमन राइट के मैटर से रिलेटेड हैं। काफ़ी सारे ह्यूमन राइट लॉ जनरल हैं, ह्यूमन राइट्स रिव्यू, यूरोपियन लॉ रिव्यूज़, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें भी जो हैं या और कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज़ जो कि वर्क करती है किस पे, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, या कोई भी एनजीओ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरह से सोर्स हैं सभी ह्यूमन राइट्स का। तो इन सब के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है या उसके जो ऑर्गन्स हैं या और भी जो काफ़ी सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इन्वॉल्वमेंट है उनका, वो लगे हुए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को डिफरेंट एक्शन के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। और हम इसलिए कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। देखिए इसी में एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन राइट जो है आखिर में इंटरनेशनल कैसे है, ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल राइट्स कैसे कहा जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स इज़ ए इंटरनेशनल। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ह्यूमन राइट्स को ये इंटरनेशनल लेवल पर इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से यूनिवर्सली अप्लाई होता है। मतलब जितने भी
इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो किसी भी सेक्स से हों, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हों, किसी भी नेशनलिटी से हों, तो सभी पर ये अप्लाई होता है। हालांकि वो देखिए एक अलग चीज़ है कि जो भी स्टेट्स उन कन्वेंशन के, उन ट्रीटीज़ के या उन लॉज के पार्ट होते हैं, सिर्फ ये उन्हीं स्टेट के इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होता है। और हर स्टेट का, जैसे मैंने बताया, हर स्टेट में अलग अलग राइट्स हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो उस स्टेट के जो इंडिविजुअल्स हैं और उस स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर ही उस इंडिविजुअल पे अप्लाई होते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। अब वहाँ पर कोई भी ट्रीटीज होती है, यूनाइटेड नेशन में इंडिया भी जाता है। तो अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया यहाँ पर आए, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा वहाँ पर, डिप्लोमेट एजेंट होगा, वो यहाँ पर आएंगे। इंडिया की गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों के लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो राइट्स हैं, वो डिक्लेयर करेगी, वो बनाएगी, उससे रिलेटेड लॉज बनाएगी। तो वो इंडिया के जो लोग हैं उन पर ही, सब पर एप्लीकेबल होगा, उन पर ही अप्लाई होगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिया के लोगों पर ही अप्लाई होते हैं, जो इंडिया में लोग हैं, रह रहे हैं, जो इंडिया के सिटीजन हैं, उनका पर अप्लाई होते हैं। हालांकि वो चीज़ अलग है कि अगर जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो फेल हो जाती है उन ह्यूमन राइट्स को जो इंडिविजुअल को प्रोवाइड दिए गए हैं, उनको किस तरह से मतलब प्रोटेक्ट करने में, या उनका किस तरह से वोलेशन होता है, तो उस केस में जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है जो उन पर जो है हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, इंडिया के अंदर किसी पर्सन का कोई वॉयलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, किसी ह्यूमन राइट का, तो वो पहले तो इंडिया में ही वो रिजोल्व किया जाएगा। पर अगर स्टेट जो है वो फेल हो जाती है, कंट्री जो है फेल हो जाती है, तो उस केस में जो इंटरनेशनल लेवल पर भी वो पर्सन जा सकता है उस राइट को, या फिर जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं और जो पार्ट हैं उस कन्वेंशन का, या फिर उस यूनाइटेड नेशन का, जैसे हमने बात करी, तो वो भी कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर इंडिया को बाउंड कर सकती हैं कि आप ये इस चीज़ को ऐसे करिए, ऐसे करिए, उनका डिसीजन भी माना जाएगा। तो इसलिए जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इंटरनेशनल राइट्स हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। जो ह्यूमन राइट्स